हेलो गाइस। आज हम अपनी आज की क्लास में क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ दोनों में अंतर बताएंगे। क्या क्रिमिनल लॉ के अंडर आता है और क्या सिविल लॉ के अंदर में आता है। ठीक है, जब हम क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के अंडर दोनों का डिफरेंस देख लेंगे, फिर उसके बाद हम देखेंगे जो अपराध होते हैं, जो ऑफेंस होते हैं। ठीक है, कौन कौन से ऑफेंस क्रिमिनल लॉ में आते हैं और कौन सा ऑफेंस सिविल लॉ में आता है। ठीक है, अब हम देखते हैं। सबसे पहले हम एक चार्ट देखते हैं क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ का। क्रिमिनल लॉ एंड सिविल लॉ, ये हम आज इसलिए देख रहे हैं क्योंकि यहाँ से जो सिविल शब्द है, सिविल शब्द, इसी शब्द से एक कल हमारा टॉपिक निकलेगा, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक निकलेगा, उसको हम बड़ा विस्तार से देखेंगे पूरी क्लास में। इसलिए सबसे पहले आज हम आपको ये बताना चाहते हैं जो क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में क्या अंतर है। ठीक है, देखो एक चार्ट तैयार करते हैं हम लोग। उसमें एक साइड तो लेते हैं हम क्रिमिनल लॉ, दूसरी लेते हैं सिविल लॉ। ठीक है, एक साइड है क्रिमिनल लॉ, दूसरी साइड है सिविल लॉ। अब देखो क्रिमिनल लॉ को हम फिर से दो भाग में बांटते हैं। एक हो गया सब्सटेंटिव लॉ, सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ, एक हो गया प्रोसीजरल क्रिमिनल लॉ। ठीक है, अब सब्सटेंटिव क्रिमिनल लॉ को क्या कहेंगे हम? तात्विक। ठीक है, ये हो गया तात्विक। सब्सटेंटिव को कहते हैं तत्व वाला तात्विक, और इसे कहते हैं प्रक्रियात्मक। हो गए। अब हम सबसे पहले इसी को इसी तरीके से ये भी सब्सटेंटिव सिविल लॉ और प्रोसीजरल सिविल लॉ। ठीक है, इसका तो मैंने अर्थ बता ही दिया है, तात्विक और प्रक्रियात्मक। अब हम इसको भी देख लेते हैं। तात्विक के अंदर क्या है? देखो कोई भी अपराध है, ठीक है, अपराध को बताना कि ये कहाँ पर आता है। ठीक है, मान लीजिए कि एग्जाम्पल ले लेते हैं बहुत इजी। जैसे हमको भूख लगी है, ठीक है, भूख लगी है, हमें बता दिया जाए कि खाना उस जगह रखा हुआ है। ये तो एक सब्सटेंटिव तौर से बता दिया कि उस जगह रखा हुआ है। अब हमें ये देखना है कि हमको उस खाने को कहाँ से परोसना है, कौन सी चीज़ कहाँ है, उसे वहाँ से उठा के लानी है, थाली वहाँ से लेनी है, और जो चीज़ें हैं, इंस्ट्रूमेंट, वो वहाँ से उठा के लाने हैं। एक प्रक्रिया बता रहे हैं, उसके बाद उसे उसमें रख लेना है, तब यहाँ पे आके खाना है। यहीं से देखना है जितने भी लॉज अपराध हैं, ऑफेंस हैं, ऑफेंस। तात्विक साइड में तो ऑफेंस को सिर्फ नोट डाउन किया जाता है कि ये वाला ऑफेंस इसके अंतर्गत आता है, ये ऑफेंस इस सेक्शन के अंतर्गत आता है, ये वाला इसके अंदर। लेकिन जब उस ऑफेंस को हमें प्रक्रिया में कैसे लाना है कि हमें यहाँ से जाना है इस कोर्ट के अंदर, ये वाले जज साहब हैं, ये इस कार्य को, इस वाली सुनवाई को सुनेंगे, और यहाँ से अगर सुनवाई नहीं होती है तो आपको यहाँ जाना है। ये सब प्रक्रिया प्रोसीजरल लॉ में होता है। ठीक है, आप समझ गए होंगे अच्छे से। तात्विक में सिर्फ प्रावधान होता है चीज़ों का कि यहाँ पे अपराध की स्थिति यहाँ पर ये है, इस जगह पर ये है, और यहाँ पर इस अपराध का सेक्शन दिया हुआ है, धाराएं दी हुई हैं, सिर्फ बताया जाता है। और उनको हमें प्रयोग में कैसे लाना है, ठीक है, कैसे प्रक्रिया में लाना है, वो प्रोसीजरल लॉ के अंडर में आता है। अब हम इसके अंदर देखते हैं। देखो जो क्रिमिनल लॉ है उसके अंदर क्या क्या आता है? आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। ठीक है, उसके बाद एक आईपीसी हो गया। यहीं इसके अंदर क्या आएगा? क्रिमिनल प्रोसीजरल लॉ। यहाँ आईपीसी, यहाँ सीपीसी, सीआरपीसी,
CRPC, ओके, यहाँ IPC, यहाँ CRPC। इसी तरीके से सिविल लॉ के अंदर देखते हैं, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएंगे कॉन्ट्रैक्ट लॉ, संविदा विधि, इसके बाद नीचे आएगा लॉ ऑफ टॉर्ट, इसे कहते हैं अपकृत्य विधि, इसके अंडर में आएगा फैमिली लॉ, पारिवारिक विधि, ठीक है, फैमिली लॉ हो गया। इसी के अंडर में क्या, फिर इसके नीचे क्या आएगा, प्रॉपर्टी लॉ, प्रॉपर्टी लॉ, इसमें इसे हम ये जमीनी विधि होती है, मतलब इसमें जो भी ज़मीन का प्रावधान होगा ज़मीन से संबंधित वो इसमें आएगा, इसे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ भी कहते हैं, ठीक है, ये हो गया। और इसी तरीके से जो यहाँ पर CPC है, CRPC है, इसमें एविडेंस लॉ, इंडियन एविडेंस लॉ। और अब हम देखते हैं इस साइड पे प्रोसीजरल में, ये देखो, ये तो क्रिमिनल लॉ का IPC हो गया, CRPC हो गया, ये एक प्रावधान करता है कि कौन सा अपराध कहाँ पर है, किस सेक्शन में है, ये प्रक्रिया बताता है क्रिमिनल लॉ की, ठीक है। ये एविडेंस, ये जो एविडेंस होते हैं जितने, उनसे संबंधित यहाँ पर होता है, कौन से एविडेंस किस तरीके से लागू हो गए, कौन से कहाँ पर लागू होंगे, वो यहाँ होता है। और यही है सब्सटेंटिव सिविल लॉ। यहाँ पर भी जो अपराध है कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड, ठीक है, संविदा विधि से, अपकृत्य से, फैमिली लॉ से, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉ से, ये चीज़ यहाँ पे आएगी। अब इनका भी एक प्रोसीजर होता है, जितने सिविल लॉ होते हैं इनके भी प्रोसीजर होता है, इन्हें कहते हैं सिविल प्रोसीजर लॉ, CPC। अब देखिए यहाँ एक चीज़ कॉमन होगा, यही इंडियन एविडेंस लॉ यहाँ पर भी होगा, इंडियन एविडेंस लॉ, क्योंकि एविडेंस की ज़रूरत तो सिविल मामले में भी पड़ती है और क्रिमिनल मामले में भी पड़ती है, ठीक है। ये हो गया हमारा। अब इसके बाद हम देखते हैं, अब ये तो लॉ के अंतर्गत कौन सी चीज़ें किसके अंदर आ गई, क्रिमिनल लॉ के अंदर ये, सिविल लॉ के अंदर ये। अब हम क्रिमिनल ऑफेंस देखेंगे और सिविल ऑफेंस देखेंगे, ठीक है, कहाँ पर कौन सा वाला ऑफेंस क्रिमिनल में आएगा, कौन सा ऑफेंस सिविल में आएगा। देखो, इसे बताने से पहले मैं आपको एक बहुत प्रसिद्ध केस के बारे में बताता हूँ, जो ईरान का है। ईरान में एक अमीनिया, ऐसा ही कुछ रिलेटेड नाम है उनका, याद नहीं आ रहा है, अमीनिया नाम की एक लेडी है, उनसे संबंधित। तो एक वहाँ पे ईरान में क्या होता है, एक जो अमीनिया है, ये एक व्यक्ति हैं अमीनिया, इनकी आँखों में तेजाब डालकर इनकी आँखों को नष्ट कर दिया गया था एक व्यक्ति द्वारा। तो वहाँ पर क्या है, वहाँ लॉ ऑफ मुस्लिम लॉ का प्रचलन है। तो मुस्लिम लॉ का प्रचलन ये कहता है, अगर आपने, मानो आप किसी व्यक्ति ने किसी दूसरे व्यक्ति की आँखों को फोड़ दिया या कोई भी मतलब उसे चोट पहुँचाई है, तो वहाँ पर ये कहते हैं कि जो उन्होंने चोट पहुँचाई है, या तो आप वही चोट पहुँचाओ उन्हें, उस वहाँ पर लॉ कहता है कि जिस तरीके से आपको चोट पहुंचाई है तो आप भी उसको चोट पहुंचा सकती हैं, या फिर आप अपनी राजी से उसको माफ़ कर सकती हैं, ठीक है। वहाँ पर सिर्फ जो स्टेट राज्य है वो एक इंटरमीडिएट का काम करता है सिर्फ, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बताया है क्योंकि जो प्रचलन वहाँ चल रहा है वो आज से बहुत समय पहले अपने यहाँ पे हमारे भारत में भी चल चुका है, लेकिन अब जब से ये IPC वगैरह जो हमारा मॉडर्न लॉ सिस्टम आया है, मॉडर्न लॉ सिस्टम जिसे इंग्लिश लॉ सिस्टम भी कहते हैं, उसके तहत चीज़ें बदल गई हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं, हाँ, तो उसमें क्या, अब जब उनकी आंखें फोड़ दी हैं तो एक दिन तय हुआ, उस दिन उनको भी उस जिसने फोड़ी हैं उसकी आंखें फोड़नी थी। तो उसने कहा नहीं, उसके पास दो ऑप्शन थे, या माफ़ कर दे या फोड़ दे। तो उसने कहा नहीं, हम भी फोड़ेंगे, जब हमारी इसने तेजाब से आंखें जलाई हैं हम भी जलाएंगे।
तो एक दिन तय कर दिया जाता है, उस दिन दोनों लोगों को बुलाया जाता है। जब उसको दंड दिया जाएगा तो देगा तो वही, मतलब देगा वो या वो दिलवाएगा, और देगा कोई तीसरा देगा भले, लेकिन वो देखेगा जरूर जिसके साथ अपराध हुआ था पहले, ठीक है। तो वही प्रक्रिया चल रही होती है। तो तेजाब मंगाया जाता है और उसकी आंखों में डालने की प्रक्रिया चली ही रही होती है। तब तक वह व्यक्ति रोक देती है कि नहीं, रुक जाइए, मैंने अब अपना डिसीजन चेंज कर लिया है, मैं इसको माफ़ करना चाहती हूँ। मैं सिर्फ इसको ये आभास कराना चाहती थी कि डर क्या होता है जो कि तुमने मेरे साथ किया है, उसका डर जो कि इसने झेल चुका है। मान लो 2 दिन पहले व्यक्ति से कह दिया जाए कि परसों के समय आपके आँखों में तेजाब डाला जाएगा। अब उस 2 दिन से लेके उस समय तक जब डालने की प्रक्रिया स्टार्ट होने वाली है, उसके बीच का डर भी बहुत मायने रखता है। वो अमीनिया नाम की व्यक्ति वही डर उसको दिखाना चाहती थी और फिर उसने उसको माफ़ कर दिया। ये होता है वहाँ का मुस्लिम लॉ। लेकिन हमारे यहाँ कौन सा लॉ चलता है? मॉडर्न लॉ चलता है, ब्रिटिश लॉ चलता है, जिसका हम लगभग अनुपालन करते हैं। अब हम अपने क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में देखते हैं कौन कौन से क्या क्या वाद हैं, कौन से ऑफेंस आते हैं और क्या प्रावधान है, इन दोनों में क्या अंतर है। देखो, क्रिमिनल लॉ में क्या होता है, क्रिमिनल लॉ में मानो एक्स व्यक्ति ने वाई व्यक्ति को चोट पहुंचाई, ठीक है, एक्स व्यक्ति ने वाई व्यक्ति को चोट पहुंचाई। अब यहाँ चोट पहुंचाने वाला ये है और चोट पहुंचाई इसे गई है, लेकिन जब ये केस न्यायालय के संदर्भ में आएगा तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा पहुंचाने वाला, और इसका धारण ले लेती है राज्य, ठीक है, स्टेट। अब ये केस एक्स और वाई के बीच में नहीं रहा है। अगर मुस्लिम लॉ अगर यहाँ लागू होता तो ये केस एक्स और वाई के बीच में होता, लेकिन हमारा मॉडर्न लॉ है, ब्रिटिश लॉ है, इंडियन पेनल कोड के हिसाब से चलता है, प्रोसीजर के हिसाब से चलता है। तो यहाँ पर एक्स ने वाई को चोट पहुँचाई, लेकिन जैसी ये स्थिति न्यायालय के सामने आई है तो अब वाई को हटा दिया जाएगा यहाँ से, पूरी प्रक्रिया राज्य देखेगा। यहाँ पर ये नहीं कहा जाएगा कि एक्स वर्सेस वाई, अब यहाँ कहा जाएगा एक्स बनाम जो भी स्टेट है, मान लो पंजाब स्टेट है तो पंजाब स्टेट, ठीक है। ये होता है क्रिमिनल लॉ में। अब यही हम इधर देखते हैं सिविल लॉ में क्या होता है। एक्स व्यक्ति ने वाई व्यक्ति को क्षति पहुंचाई है कोई भी, ठीक है, तो यहाँ पर एक्स बनाम वाई ही होगा, यहाँ पर स्टेट नहीं आएगा। ये 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकता है। इसमें सिविल लॉ में क्या प्रक्रिया हो सकती है, देखिए इसमें क्या चीज़ हो सकता है, या तो 2 इंडिविजुअल होंगे, ये भी व्यक्ति वे भी व्यक्ति, या एक इंडिविजुअल और एक कोई इंस्टीट्यूशन, कोई संस्था हो सकती है, या इधर एक इंस्टीट्यूशन कोई संस्था या एक व्यक्ति हो सकता है इंडिविजुअल, या हो सकता है दोनों संस्थाएं हों। एट द एंड मतलब यहाँ पर राज्य नहीं आएगा, यहाँ पे इंडिविजुअल ही होगा जो भी होगा, या इंस्टीट्यूशन होगी, या इंस्टीट्यूशन और इंडिविजुअल होगा, या इंडिविजुअल इंस्टीट्यूशन होगा, या फिर इंडिविजुअल होगा, ठीक है। ये होता है एक तो अंतर। अब दूसरा हम देखते हैं, यहाँ पर जो भी ऑफेंस होंगे क्रिमिनल लॉ के अंडर में, ठीक है, जो भी ऑफेंस होंगे क्रिमिनल लॉ के अंडर में, वहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ का प्रावधान होगा, वो है पनिशमेंट। यहाँ ये नहीं हो सकता कि एक्स ने वाई को मतलब एक्स ने कोई अपराध कर दी, चोट पहुँचाई है, वाई को एक अपराध किया है, एक्स ने वाई को चोट पहुँचाई है, तो वाई ये नहीं कह सकता मैं इसको माफ़ करता हूँ। नहीं, अगर आप माफ़ कर दोगे तो आप तो तभी माफ़ करोगे जब वो अब आपके बीच का कार्य रहा हो। आपने एक्स ने वाई को चोट पहुँचाई है, लेकिन वो चोट पहुँच चुकी है अब समाज में, ठीक है। यहाँ पर एक रूप समाज ले लेती है, और समाज का प्रतिनिधित्व करता है कौन? समाज का प्रतिनिधित्व करता है एक राज्य, स्टेट। आप यहाँ पर वहाँ अमीनिया की तरह है, यहाँ पर आप उसको सॉरी कहकर नहीं कि ठीक है उसने मुझसे सॉरी कह दिया है, ठीक है, और मैं थोड़ा भावुक हो जाता हूँ, भावुक होकर मैं इसको माफ़ कर देता हूँ, नहीं। यहाँ पर तो पनिशमेंट तय है तो पनिशमेंट तय होगा। वो अलग बात है कि जो एक्यूज्ड है उसकी किसी
एप्लीकेशन से गवर्नर या राष्ट्रपति उसको माफ़ कर दे, वो राष्ट्रपति के हाथ में है। यहाँ पर जो दूसरा व्यक्ति है जिसके साथ अपराध कारित हुआ है, ठीक है, वो माफ़ नहीं कर सकता है, क्योंकि ये न्यायालय के सामने पहुँच चुका है। न्यायालय से पहले अपने आपस में जो भी करना है वो देख लो, वो भी नहीं हो पाता है, क्योंकि जब बहुत बड़े केसेस हो जाते हैं कि बड़ा एकदम पब्लिक ट्रायल टाइप, तो फिर वो तो चलते ही हैं, वहाँ तो लास्ट पनिशमेंट ही आता है। लेकिन सिविल लॉ में क्या होता है, यहाँ बात पनिशमेंट की होती है, यहाँ डैमेजेस एंड कंपेंसेशन क्षतिपूर्ति। यहाँ पे ये नहीं है किसी को, जैसे सिविल लॉ के अंडर कोई अगर आरोपी साबित हो गया है तो उसको जेल भेज दिया जाएगा, नहीं, क्षतिपूर्ति, उसको क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी जो भी उसका बनता है, ठीक है। ये हो गया। अब पनिशमेंट में क्या हो गया, ये हो गया। देखिए पनिशमेंट ज़्यादातर होते हैं शारीरिक क्षति वाले, शारीरिक क्षति या कह सकते हैं शारीरिक हानि होती है, सॉरी पनिशमेंट नहीं, क्रिमिनल लॉ के अंदर जो चीज़ें आती हैं उसमें ज़्यादातर शारीरिक हानियाँ होती हैं, ठीक है, मोस्टली शारीरिक हानि होती हैं। और इसमें क्या होता है, इसमें शारीरिक हानि नहीं होती हैं, इसमें असेस्टिकल हार्म्स होते हैं, या हम कह सकते हैं जो हमारे जैसे मान लीजिए प्रॉपर्टी हुई, ठीक है, हमारे राइट्स हुए, डिफेमेशन हुआ, इस टाइप की चीज़ें इसमें आते हैं। मतलब संपत्ति से रिलेटेड हुई, और आपकी जो गुडविल है उससे रिलेटेड हुई, ठीक है, इन चीज़ों का होता है। कॉपीराइट से रिलेटेड हुई, ठीक है, और पेटेंट वगैरह, ये सब सिविल लॉ में आएंगे, ठीक है। ये होता है हमारा, हमने आज देखा क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के अंडर में क्या क्या चेंजेस हैं, सॉरी क्या क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। आज की क्लास में हमने देखा है क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के अंडर में क्या क्या चेंजेस हैं, तो डिफरेंसेस हैं। अब यहाँ पे एक सिविल लॉ आया था, सॉरी सिविल लॉ के अंदर एक आया था फैमिली लॉ, ठीक है, फैमिली लॉ को हम क्यों इतना वो कर रहे हैं, इसको इसलिए फोकस करते हैं क्योंकि कल फैमिली लॉ के अंडर ही एक लॉ निकलेगा, यूनिफॉर्म सिविल कोड। ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको कल हम पूरी क्लास में विस्तार से समझेंगे, और ये यहीं से आया है फैमिली लॉ, ठीक है। ये हम अपनी कल नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ में डिफरेंसेस हैं, वो कंप्लीट होता है। ओके, थैंक यू।